हर कोई अपने देश को आगे बढ़ता देख गर्व महसूस करता है, मगर अगर कोई हमारे देश की बुराई के बारे में बात कर दे तो हम क्या करते हैं? या तो हम कमेंट्स में गालियां लिख देते हैं या फिर हम किसी और देश की किसी और कमी को गिनवा देते हैं। हमारे देश में आज भी 68.8% की आबादी गरीबी रेखा के नीचे है और उसमें भी 30% लोग 100 रुपये प्रतिदिन से भी कम की आय में जीवन गुजारने पर मजबूर है। आज भी हमारे देश में हर साल बाढ़ आती है कई राज्यों में और उसके साथ ही खेत खलियान और उनसे जुड़े लोग और उनके सपने बह जाते हैं। आज भी हमारे देश में बढ़ती इमारतों के आड़ में पेड़ पौधे और उनमें रहने वाले जानवरों की घटती आबादी की खबरें आती रहती हैं। और बस इतना ही नहीं, ये लिस्ट और भी कई सारे अनगिनत सवालों से भरा हुआ है। दोस्तों, देश में भिन्न भिन्न डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, जिसपे हमें गर्व करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें उन चीज़ों के बारे में भी बात करनी चाहिए जिसपे हमारा देश आज भी पिछड़ रहा है या फिर उस गति से नहीं बढ़ पा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो कि भारत की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है एजुकेशन। किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए उसकी जनसंख्या का पढ़ा लिखा होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अपने स्किल और नॉलेज से देश की प्रगति में मदद कर सके। वो चाहे कुछ भी बन जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या पॉलिटिकल लीडर, वो अपने कार्य को सकुशल तरीके से कर सकते हैं और जिससे कि देश को काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आधारिक रचना। किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए उसकी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, जैसे कि स्कूल, सड़क, अस्पताल, पीने के पानी का नल, रहने के लिए घर और इत्यादि चीज़ें होनी ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें हमारे देश में नहीं हैं, मगर जो है उसे अपग्रेड करना है और साथ ही साथ में और काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में इसे बढ़ाना है। उदाहरण के तौर पे हमारे देश में जो सेकेंड वेव चला कोविड का, उस दौरान काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई। तो क्या हमारे देश में ऑक्सीजन नहीं था? जी नहीं, ऐसा नहीं है। और ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रहा था उसमें शॉर्टेजेस कम थी, लेकिन एक्चुअल जो इशू था वो था ऑक्सीजन को पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह। उसमें एक्चुअल इशू थी क्योंकि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो रही थी और वही मेन कारण बने काफ़ी सारे डेथ्स की। अगला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्क फोर्स है जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है, लेकिन ये भी सच है कि काफ़ी सारे युवक युवती जो है अभी तक अनएम्प्लॉयड है। उनके पास नौकरियां नहीं होती या फिर ऐसी नौकरी नहीं होती जो उनके क्वालिफिकेशन के अनुसार होता है। उदाहरण के तौर पे, यदि आप एक इंजीनियर हैं, आपने कितने साल पढ़ाई करी और उसके बाद में यदि आप एक थिएटर, जो सिनेमा हॉल होते हैं, उसके बाहर ब्लैक की टिकट बेच रहे हैं, तो आप पैसे तो कमा ही रहे किसी न किसी के तरीके से, लेकिन क्या आप एम्प्लॉयड है उस तरीके से? जी नहीं। तो जो वर्क फोर्स है उसको अपने एजुकेशन, अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार उन्हें वैसे जॉब्स मिलने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसी वजह से हमारे देश में काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई करते यहीं पे, उसके बाद अमेरिका या फिर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अन्य देशों में चले जाते हैं। वहाँ जाके साइंटिस्ट, डॉक्टर या बड़े बड़े लोग बन जाते हैं और हम क्या करते रह जाते हैं, अरे वो तो हिंदुस्तानी है, वो वहाँ जाके इतनी बड़ी बड़ी नौकरियाँ कर रहे हैं, मगर यहाँ क्यों नहीं करते ऐसा? क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्ड करने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, हमारे देश में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं जो कि विदेशी कंपनियां हैं। तो वो यहाँ करती क्या है? वो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ बेचती है, लेकिन उसके साथ ही वो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। जो कामगार लोग हैं उनको नौकरियां मिल जाती हैं, साथ ही साथ में हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलती हैं और जिससे कि कंपटीशन बना रहता है कंपनियों के बीच में ही, जिससे कि वो कम दाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचना चाहती है। और हिंदुस्तान जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट बेचना पसंद करती है। तो हमारे यहाँ ये होना चाहिए कि हम ऐसी कंपनियों को और आमंत्रित करें और किसी अन्य तरीके से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ हम आपको जो टॉपिक पे जो वीडियो बनेगी उस पर हम आपको सभी समझा देंगे ये सारी चीज़ें कि ये सारी चीज़ें क्या होती है और कैसे लाया जा सकता है। तो अभी के लिए बस यही पॉइंट है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाना है और इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी।
अगला जो पॉइंट है वो है स्ट्रिक्ट रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए वहाँ के नियम कानून का सख्त होना काफी जरूरी है, जिससे कि लोग और उनके मन में देश और देश के प्रति और उनके लॉस के प्रति सम्मान रहे और वो एक दूसरे के भी आदर करे और साथ में जो देश है वो भी सही तरीके से नियमित तरीके से चलता रहे। उदाहरण के तौर पे यदि देश में ऐसे काफ़ी सारी जगह है जहां आज भी अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर्स आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट बनानी है तो आज भी आपको घूस देना पड़ता है। अंडर द टेबल, अबव द टेबल काफ़ी सारे टर्म्स हैं, मगर ये जो भी चीज़ है ये सही नहीं है। एक जो देश है जो अभी डेवलप हो रहा है उसके जो वर्क्स होते हैं उसको नियमित रूप से सही तरीके से चलता रहना चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके के अड़चन आते हैं तो लोगों के काम रुक जाता है और लोग अपना जो भी समय होता है इन्हीं चीज़ों के लिए भाग दौड़ करता रह जाता है और उसका समय वेस्ट हो जाता है। तो सार यही है कि जो पैसे लेता है या फिर जो पैसे देता है दोनों को मन में डर हो अपनी अपनी ओर से और साथ ही दोनों अपना काम ईमानदारी से करें। अगला पॉइंट है रिलीजियस रिफॉर्म्स और प्रॉपर एजुकेशन अबाउट रिलीजन। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे तो एजुकेशन वाले एंड में आना चाहिए और एक पूरा पॉइंट बन रहा है। जी नहीं, दरअसल ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में, जिसको हमें पूरी अलग से जो वीडियो बनेंगे उसमें समझा देंगे और साथ ही साथ में आपको इसकी महत्व क्या है इस चीज के बारे में आपको सब कुछ बता देंगे। बस आपको एक उदाहरण के तौर पे ये बताए थे कि अगर लोग आज भी धर्म के नाम पे लड़ेंगे या फिर यूं लड़ेंगे कि तो पंजाब से, मैं बिहार से, तो मद्रास से, मैं कलकत्ता से, किसी भी आधार पे अगर अंदर देश के अंदर कन्फ्लिक्ट रहता है तो देश को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, हर तरीके से देश में इफेक्ट होता है। जैसे कि अगर कहीं पे दंगे होते हैं उस पूरे एरिया में इकोनॉमी ठप हो जाती है, ना दुकान खुलते, ना बच्चे स्कूल जाते हैं, ना गाड़ियाँ चलती हैं, तो इससे इकोनॉमी में इफेक्ट होता है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए लोगों को सही तरीके की जानकारी होनी चाहिए और वो सही चीज़ों के लिए सही तरीके से प्रोटेस्ट करे या कुछ भी करे, किसी भी तरीके से अपनी बात को रखे सही तरीके से। उन सारी चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी देनी ज़रूरी है और इसी वजह से हमने इसको एक सेपरेट टॉपिक बनाए रखा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। तो इसमें हम आपको संक्षिप्त में सारी चीज़ें बता देंगे। अगला पॉइंट है करेक्ट यूज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमारे देश में जो भी रिसोर्स हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो यानी कि जो हम लोग हैं वर्कफोर्स, और या फिर दूसरे रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्स है, कोयला है, तेल है, कोई भी रिसोर्सेज है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं एक चाय पत्ती की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ तो मैं उसे मुंबई में नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं उसे असम या केरल जैसे राज्यों में लगाऊंगा जहाँ पे चाय पत्ती की उत्पादन होती है, ताकि जो जहाँ उगता है उससे वही से उठाऊंगा और अपना जो भी मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा उसे कम से कम कीमत में बनाऊंगा। ये होता है एक तरीका सही रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज़ करना। या फिर एक और एग्जांपल के तौर पर बताऊँ तो आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक कार्स जो होंगी वो डिमांड पे आएंगी और इलेक्ट्रिक कार्स को चलाने के लिए लगती है बैटरी और वो बैटरी बनती है लिथियम से। तो अगर हिंदुस्तान में लिथियम प्रोड्यूस होता है, लिथियम जो केमिकल है, तो हमें उन चीज़ों की खदान करनी चाहिए और हमें उन बैटरीज को हमारे देश में बनाना चाहिए और इलेक्ट्रिक कार्स को जो है प्रमोट करना चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स फायदेमंद रहेगा। तो अगला पॉइंट होगा इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि हमारे देश में लोग जिस प्रकार रहते हैं, जितनी भी उनकी आय है उसे बढ़ाएं, है ना। अगर कोई पिछले वर्ग में है उसे आगे लाए। मोस्टली हमारे देश में मिडिल क्लास लोग ज़्यादा है, तो हमें जो मिडिल क्लास है उससे अपर मिडिल क्लास की ओर शिफ्ट करना है। जो बेसिक नीड्स है उन सब के साथ जो पिछड़ा हुआ है उसे एटलीस्ट मिडिल क्लास तक लाना है। ऐसा ही हमें लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है। तो ये है संक्षिप्त में इसका मतलब। उदाहरण के तौर पे यदि एक व्यक्ति आज फ्लाईओवर के नीचे रहता है और उसके पास कोई बेसिक सुविधाएं नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई स्कीम या प्रोग्राम कहता है, कोई छोटी घर नौकरी प्रोवाइड कर दी जाए और उसके बाद चेक करें यदि वो एजुकेटेड है तो वो आगे उसको मौका दिया जाए कि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाए। और उसके बाद फॉर एग्जांपल वो आज एक मिडिल क्लास व्यक्ति बन गया है इतनी मेहनत करने के बाद, तो उसके आगे उसे और जो अपॉर्चुनिटीज़ थे, कोई छोटे मोटे स्कीम्स के जरिए, MSME जैसे स्कीम्स के जरिए उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले कि वो खुद अपना बिजनेस चलाए या किसी भी तरीके से आगे बढ़े। और इसी प्रकार की छोटे मोटे स्कीम्स या फिर बड़े बड़े प्लान्स के जरिए लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तो अगला पॉइंट है मेड इन इंडिया।
अब तो हमारे प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को मानते हैं और वो इस बात का बढ़ावा दे रहे हैं कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बने। और ये पहली बार नहीं है हमारे देश में कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की बात हुई है। हमारे देश में आज़ादी के बाद काफ़ी बार स्वदेशी प्रोडक्ट्स की बात हुई। एक समय ऐसा भी था जब हमारे देश ने बाहरी देशों से संपर्क काट के स्वयं अंदर स्वदेशी चीज़ों को बनाना और स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट करने का ठान लिया था, मगर वो किसी तरीके से फेल हो गया, कभी आर्थिक कारणों से, कभी किसी और कारणों से। मगर अब ये जो है दोबारा जोर पकड़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। मगर ये सारी जो चीज़ें हो रही है ये काफ़ी छोटे स्तर पे हो रही है। अगर आप हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है इसको मद्देनजर रखते हुए देखेंगे तो इतने सारे लोग स्टार्टअप्स या बिजनेस पे नहीं लगे हुए हैं। तो ये जो नंबर है इसे बढ़ाना है, जो कि इवेंचुअली एम्प्लॉयमेंट वगैरह और लोग देश में जो आर्थिक मदद होगी इन सब चीज़ों में कंट्रीब्यूट करेंगे। या इसे दूसरी ओर से समझा जाए तो यदि हम ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण आज से करते हैं जो कि आने वाले फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक कार्स या फिर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो कि फ्यूचरिस्टिक है, उन चीज़ों पे आज से अगर हम ध्यान देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो ये थे 10 पॉइंट, मगर ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। अब आपने इतना वीडियो देखा है तो मैं आपको 2 और बोनस पॉइंट्स बताता हूँ, जो कि 11वां पॉइंट बनेगा पॉपुलेशन कंट्रोल। भारत में इतनी ज़्यादा आबादी है जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हम 130 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं और हमारी जो ज़मीन है वो बढ़ नहीं रही, वो उतनी ही रहने वाली है। तो लोगों को अगर जो पिछले 10 पॉइंट्स है उनमें अमल करना है तो पॉपुलेशन कंट्रोल भी ज़रूरी है। और ये कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है, इस बारे में एक पूरी वीडियो डेडिकेट कर देंगे। और आखिरी और 12वीं जो पॉइंट होगी वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, किसी भी चीज़ का निर्माण करना है या किसी भी नई चीज़ को जानना है, चाहे वो हिस्ट्री हो या फिर साइंटिफिक रिसर्च हो या फिर अंतरिक्ष वाली कोई चीज़ हो, है ना, उन चीज़ों के लिए रिसर्च करना पड़ता है और वैसे ही चीज़ों को डेवलप करना पड़ता है। तो ये होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और अगर आज की तारीख में आप देखें तो भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कम पैसे खर्च होते हैं, या फिर ना के बराबर यूँ कह सकते हैं। तो इन चीज़ों को बढ़ोतरी देनी होगी, जैसे कि दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ऊपर है, इन सब चीज़ों पर पैसे इन्वेस्ट करें, लोगों के बीच में मार्केटिंग करें और वैसे ही चीज़ों को डेवलप करें। साथ ही साथ में यहाँ की जो पॉपुलेशन है, वर्क फोर्स है, उनको उसी तरीके से तैयार करें ताकि वो नई नई चीज़ों को अडेप्ट कर सकें। तो ये था हमारा आखिरी पॉइंट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों प्रियजनों के साथ, ताकि ऐसे ही जानकारी उन तक भी पहुँचती रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद आपके समय के लिए।